नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अंत भी कविता से होगा। श्री विनोद कुमार शुक्ल। पूनम वासम की एक पोस्ट। लिखने की इच्छा होती है और कभी ना लिखने की भी। यह इच्छा एक नशे की तरह होती है जिससे सोच में भी नशा आ जाता है, और यह नशा आदत का भी है। कविता लिखने की आदत, एक बार लिखना शुरू किया तो इसकी आदत सी पड़ गई। लेकिन यह सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि अपनी बात कहने, अपनी अभिव्यक्ति को खोजने की एक कोशिश भी है। इस अभिव्यक्ति की खोज में हम प्रतीकों, बिंबों और रूपकों का सहारा लेते हैं। यह एक अभ्यास जैसा लगता है, लेकिन इससे कोई उस्तादी नहीं आती। यह नहीं कि मैं 65 साल से कविता लिख रहा हूं तो अब कविता लिखने का उस्ताद हो गया हूं। ऐसा आत्मविश्वास कभी नहीं हुआ। कविता लिखना हर बार पहली बार लिखने जैसा ही होता है। मैं किसी को शागिर्द भी नहीं बना सकता, लेकिन किसी की कविता को देखकर उसे अपने ढंग से गढ़ने की इच्छा हो सकती है। मुक्तिबोध जी ने मेरी कविताओं को कहीं कहीं सुधार भी दिया था। ऐसे प्रभाव साहित्य में स्वाभाविक भी है। हम अभिव्यक्ति को खोजते हैं और जब उसे ठीक ठीक पकड़ लेते हैं तो वही कविता बन जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें उस्तादी नहीं आती। आज भी मैं जो कविता लिखता हूं वह पहली कविता की तरह ही होती है, नएपन और अनिश्चितता से भरी हुई। छंद पद्मात्मकता का एक सहारा है, एक लाठी। पुराने समय में छंद का उपयोग स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए होता था। लय और संगीत कविता को याद रखने में सहायक होते हैं। मुक्तिबोध जी ने मुझसे कहा था, छंदात्मक कवियों को पढ़ो। उन्होंने तुलसी, घनानंद, सूरदास को पढ़ने की सलाह दी थी। यहां तक कि फिल्मी गीतों को भी मैं गुनगुनाता था। कभी कभी शब्द भूल जाता तो अपनी कल्पना से नए शब्द जोड़ भी लेता था। राजनाथ गांव में मेरे घर के सामने कृष्णा टॉकीज हुआ करता था। वहां से सेकंड शो के संवाद हमें सुनाई देते थे और हम उन्हें सुनकर आनंद लेते थे। बच्चों के लिए लिखते समय मैं लय का विशेष ध्यान रखता हूं। उदाहरण के लिए, यदि जिराफ पर लिखूं तो उसके साथ लिहाफ को जोड़ देता हूं। पहले मैं कम लिखता था। महीने में 10-12 कविताएं लिख लेने पर लगता था कि बहुत लिख लिया। नौकरी थी, पढ़ाने की तैयारी करनी पड़ती थी, गृहस्थी की जिम्मेदारियां थीं। लिखने की शुरुआत 9-10 साल की उम्र में हुई। मेरे चचेरे भाई श्री भगवती प्रसाद शुक्ल बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने खंड काव्य भी लिखे थे। राजनाथ गांव में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे, जिनकी वजह से साहित्यिक माहौल मिलता था। घर में पत्रिकाएं आती थीं, चांद, माधुरी, कल्याण, जो साहित्य और आध्यात्म की पत्रिकाएं थीं। इससे घर पर एक साहित्यिक वातावरण बन गया था। मेरी मां कहती थीं, अपने परिवार के बारे में जरूर लिखना, और मैं मानता हूं कि मेरा सारा लेखन आत्मकथात्मक है। कहीं अधिक, कहीं कम, कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप में मैं उसमें मौजूद हूं। मेरी अधिकांश रचनाएं मेरे आसपास के लोगों पर ही आधारित है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, मेरी अपनी गृहस्थी की कहानी है। लिखने की शुरुआत कविता से हुई और अंत भी कविता से होगा। मौलिकता को बचाना बहुत जरूरी है। पूरा संसार रचनात्मकता से भरा हुआ है। आकाश को हमने बनते नहीं देखा, लेकिन हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसकी ऊंचाइयों को महसूस कर सकते हैं। मैं
अपनी कल्पना में आकाश की ऊंचाई को कम करने के लिए एक स्टूल पर खड़ा हो जाता हूं। इससे भले ही दूरी बस 1 फुट कम होती है, लेकिन यह भी एक कोशिश है। मौलिकता की राह खोजने की कोशिश कीजिए। यह जरूरी नहीं कि आपकी कविता छंद में बंधी हो। छंद तो मुक्ति, कविता की भी मुक्ति है। कविता के लिए छंद आवश्यक नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है। गद्य में भी काव्यत्व होना चाहिए। मेरा गद्य हमेशा असमतल रहा है, उबड़ खाबड़ संघर्षों से भरा हुआ। सुख इसमें कम ही रहा। हमारी जिंदगी में जो दुख और करुणा है, उसे पकड़ने में गद्य मदद करता है। यह जल्दी लिखाया जाता है, जल्दी समझ में आता है, लेकिन जल्दबाजी में हम कभी कभी गिर भी जाते हैं और फिर उठने के लिए कविता का ही सहारा लेना पड़ता है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो कभी कभी भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां मेरी कविता में आ जाती थी। मेरे बड़े भाई ने डांटा और कहा, यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति हैं, यह कैसे आ गई? उन्होंने मेरी कॉपी में लिख दिया, उम्मीदें जितनी कम होंगी सदमे भी उतने ही कम होंगे। जी हाँ, उम्मीदें जितनी कम होगी सदमे भी उतने कम होंगे। उन्होंने समझाया, किसी से उम्मीद मत करना, अपने आप से भी नहीं कि तुम कुछ कर पाओगे। बस यह मानकर चलो कि तुमने कोशिश की लेकिन कुछ पाया नहीं। अम्मा ने मुझे समझाया, हर चीज की छन्नी होती है, जैसे आटे की छन्नी होती है, वैसे ही कविता की भी एक छन्नी बनाओ और कोशिश करो कि उसमें दूसरों की कविता ना आए। पढ़ने की छाप हमेशा बनी रहती है। यदि हम अच्छा पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुरा पढ़ने से हम पिछड़ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मूल स्वर को पहचानें और उसी की ओर बार बार लौटें। मेरे लिए अंतिम सत्य यही है कि लिखने की शुरुआत कविता से हुई और अंत भी कविता से ही होगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।